कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लड़का अपनी नानी के यहाँ चला जाता है। मामा की दुकान पर रहता है, काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच में दीपावली का त्यौहार आता है, तो वो दीपावली मनाने के लिए वो अपने घर आता है, अपनी माता अपने पिता के पास। जब वहाँ आता है तो दीपावली पूरी हो जाती है। उसके बाद उसको जाना था और अचानक ही वो गायब हो जाता है। पूछा जाता है कि नानी के घर तो नहीं पहुँच गया, लेकिन वहाँ से जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो नानी के घर पर नहीं है। अब उस लड़के को हर जगह तलाश किया जाता है। 4-5 दिन बीत जाते हैं। तब जाकर पता चलता है कि उसकी लाश जंगल में पड़ी हुई है, झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई है। उसको जानवर नोच कर खा रहे हैं। बस इतना था। घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार जिसने कत्ल किया था वो भी पकड़े जाते हैं। यहीं पर एक शर्त रखी जाती है कि अब आगे भी कत्ल होगा, यानी कि इसका बदला हर हाल में लिया जाएगा। लेकिन इसका बदला लिया जाएगा तो दीपावली के बाद ही लिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये कोशिश करने शुरू कर देते हैं कि कब दीपावली आएगी और कब उसे मारेंगे जिसने ये कत्ल किया है। तो ऐसे ही करते करते 1, 2, 3, 4, 5 5 दिवाली बीत जाती हैं। 5वीं दिवाली पर मौका मिलता है और कत्ल होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। उस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि उसका कत्ल क्यों हुआ था और बाद में बदला लेने के लिए एक नहीं बल्कि दो और कत्ल हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का जिला है सोनीपत। मैं तारीख बात कर रहा हूं 24 अक्टूबर 2025। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जिला सोनीपत में एक थाना लगता है कलां चौक, और कलां चौक पर एक ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज पर एक बाइक जा रही थी अपनी रफ्तार पर। उस बाइक पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसी बीच में बाइक अपने रफ्तार पर ठीक ठाक चल रही थी। ये गोपालपुर से खरखोदा की तरफ निकल रहे थे और सामने से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही थी। ऐसा जैसे कई बार रास्ता भटक जाते हैं, तो वो स्कॉर्पियो थी HR79E7331। जब ये गाड़ी आ रही है तो उन बाइक सवार ने अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सामने से जो स्कॉर्पियो आ रही थी ब्लैक कलर की, उसने उस बाइक में इतनी तेज़ी के साथ टक्कर मारी कि बाइक सवार समझ नहीं पाते हैं और उनकी जो बाइक थी वो तो गिर जाती है, लेकिन दोनों जो होते हैं बाइक सवार वो ओवर ब्रिज, इनके जो पुल था उससे नीचे गिर जाते हैं। जो सर्विस मार्ग है उस सर्विस मार्ग पे जाकर नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच में स्कॉर्पियो रुक जाती है। जो रेलिंग होती है हाईवे पर, उस रेलिंग में उसका पहिया फंस जाता है अगला वाला। इसी बीच में उस स्कॉर्पियो में से दो व्यक्ति उतरते हैं। उनके हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं और उन्होंने निशाना साधते हुए जो दो बाइक पर बैठे हुए थे उनकी तरफ गोली चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये सुबह 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। दीपावली का त्यौहार मनाकर लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, कोई घर वापस जा रहा है, तो इसी तरह से अपने काम पे थे। और इसी बीच में लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। ऐसे ही लग रहा था, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे शूटिंग चल रही है। गोलियां जब चलनी शुरू होती हैं तो एक के बाद एक लगभग 15 गोलियां चल जाती हैं। हालांकि लोगों की संज्ञान में 15 गोलियों का ही आता है, लेकिन दावा ये किया जा रहा था कि गोलियां इससे ज़्यादा मारी गई। जब ये दो बाइक सवार होते हैं, ये सर्विस मार्ग पे गिर जाते हैं, तो एक ने जो आगे बैठा हुआ था उसने हेलमेट लगाया हुआ था, और जो गोली चलाई जाती है तो वो हेलमेट को पार करते हुए एक साइड से निकल के दूसरी साइड पहुंच जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार है तो है क्या। गाड़ियां जहां की तहां रुक जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। स्कॉर्पियो जो थी वो रेलिंग में फंस जाती है। जो हाईवे होता है उसमें बराबर में लगी होती हैं साइड साइड में। और जो जो बाइक थी वो बाइक वहीं साइड में पड़ी हुई थी। अब उनमें से एक व्यक्ति जाता है, पास में जाकर देखता है कि जो दोनों पर गोलियां चल रही हैं वो दोनों सही हैं नहीं हैं, कितनी गोलियां लग चुकी हैं, क्या उनकी नब्ज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। तभी उनमें से एक जाता है, उसकी नब्ज़ पकड़ता है। नब्ज़ पकड़ने के बाद टटोलता है, देखता है, कहता है कि नब्ज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी है, अब इनका शरीर ठंडा पड़ने लगा है। अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से ये दोनों जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो, और एक और था उनके साथ गाड़ी में, यानी कि 3 लोग थे कुल मिलाकर उस स्कॉर्पियो के अंदर। अब ये यहाँ से तीनों निकलते हैं। निकलने के बाद अपना भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन भीड़ में से किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इन्हें रोका जाए, टोका जाए, कौन है, कहाँ से हैं, क्यों हैं। वो बस भागना शुरू कर देते हैं। और यह जब जा रहे थे तो रास्ते में एक तुर्कपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अपनी बाइक से जा रहा था। तभी उसे जो हथियार थे वो दिखाए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि भागने की कोशिश मत करना, यदि तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। अब उस सुरेश ने अपनी जान बचाने के लिए वो वहीं रुक जाता है। उसकी बाइक छीनी जाती है और बाइक छीनने के बाद तीनों हमलावर जो होते हैं जिन्होंने अभी गोलियां चलाई थी वो मौके से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर
लोगों का यहाँ पर जमघट लग जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मरने वाले कौन हैं। लोग जहाँ के तहाँ वहीं रुके हुए थे। इसी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी निकल के आता है, और ये बुजुर्ग आदमी वो दो बहुत ही दहाड़े मार मार कर रो रहा था। रोते रोते उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम बुद्धराम है। वो वार्ड नंबर 6 गोपालपुर का रहने वाला है। इसमें एक उसका बेटा है जिसका नाम धर्मवीर है, उम्र उसकी 50 साल है, और एक उसका पोता है जिसके नाम मोहित है, उम्र जिसकी 25 साल के आसपास है। जब उस बुजुर्ग आदमी को रोते हुए लोगों ने देखा, तभी पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने मौके पर आने के बाद आखिरकार जब पूछताछ की तो उसने कहा कि वो भी ये गोपालपुर की तरफ से आ रहे थे और इन्हें खरखोदा की तरफ जाना था, कोर्ट में पेशी थी। इसलिए ये जो कला चौक है, मैं कला चौक पे उतर गया था और ये थोड़ी सी बाइक अभी आगे ही बढ़ी थी। मैं समझ नहीं पाया था कि आखिरकार है क्या। जब मैं इतना मौके पर पहुंचता तब तक तो उन्होंने अपना काम कर दिया था। इसी बीच में उनसे पूछा जाता है कि और जांच पड़ताल की तुम्हारी किसी से दुश्मनी। वो बुजुर्ग आदमी कुछ बोलने की स्थिति में था नहीं। दोनों लाशों को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथ ही जो उनकी स्कॉर्पियो कार थी वो वहीं फंसी हुई थी, उसे निकालना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने भी ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या है। तभी पुलिस ने मौके से लगभग 21 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए। साथ ही HR79E7331 ये गाड़ी किसकी है, जब इसके बारे में पता निकालने की कोशिश की तो ये गाड़ी दरअसल जो सेल्फ ड्राइवर होते हैं खुद से गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी किराए पे ले लेते हैं, तो इस तरह से 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गाड़ी किराए पे ली हुई थी और 21 अक्टूबर 2025 को ली थी और 3-4 दिन से लगातार गाड़ी उन्हीं के पास थी। अब उन्होंने क्यों ली किसने नहीं ली, पुलिस अब जब इसमें आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है। तो राहुल ने ही ये अपने आधार कार्ड या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको जमा करने के बाद ये गाड़ी ली थी। अब परिवार वालों ने पूछा कि क्या तुम किसी राहुल को जानते हो, तो राहुल के बारे में पता चलता है कि वो राहुल है खरखोदा का रहने वाला और उसी के साथ कोई और 2 लड़के थे। और वो 2 लड़के कौन थे, वे पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। मीडिया मौके पर पहुंच जाती है ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये डबल मर्डर हुआ क्यों है दीपावली के एकदम से बाद, और वो भी बहुत भयानक रूप में। लगभग 15-16 गोलियां तो उनको लग चुकी थी और 21 का खोखे मौके पर पाए जाते हैं। तभी पुरानी दुश्मनी का एक एंगल निकल के सामने आता है और वो दुश्मनी थी 17 नवंबर 2020 की। दरअसल एक लड़का जिसका नाम नितिन होता है, नितिन जो कि अपने कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद झज्जर के असोदा में चला जाता है अपने मामा के यहाँ। मामा उसका हलवाई का काम करते हैं, वहीं रहना वहीं सहना था, सब कुछ वहीं काम कर रहा था। इसी बीच में दीपावली का पर्व आता है, तो ये उन दोनों यानी कि 2020 में 12 से 16 नवंबर तक एक दीपावली का पर्व था। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है मामा जी, तो वो अपने घर चला जाता है और मैं 17 नवंबर को वापस आ जाऊंगा। वो अपने मामा से जब ये कह के चला जाता है तो घर जाता है, दीपावली का पर्व मनाता है। इसी बीच में दोस्तों के साथ घूमना फिरना खाना पीना ये सब चल रहा था। इसी बीच में वो 17 नवंबर 2020 को अचानक घर से गायब हो जाता है। ना तो पिताजी से कुछ कह के जाता है, ना कि अपनी माँ से, ना परिवार के बाकी लोगों से कुछ कह के जाता है। तो आखिरकार घर वालों ने इसे तलाश करना शुरू किया। सबसे पहले मामा को फ़ोन किया कि क्या नितिन सैनी यहाँ पर आ गया है कि नहीं आया है। उसके मामा कहते हैं तो अभी तक तो नहीं आया है। जब उसे ढूंढा जाता है तो लगातार ये 17, 18, 19, 20 एक एक दिन लगातार जा रहा था। तभी पता चलता है कि 25 नवंबर 2020 को उसकी लाश मिल जाती है, जो कि गोपालपुर और KMP एक्सप्रेस वे के पास IMT, वहीं झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, उसी का ये IMT का ही एक जगह लगती है। जब वहाँ पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, तो लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो ये नितिन सैनी की लाश मिलती है, जो छत विकसित हालत में थी। जैसे लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसको नोचकर खाने की कोशिश की हो। आखिरकार फिर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसमें दो नाम निकल के आते हैं। एक का नाम था मोहित, जो कि गोपालपुर का रहने वाला होता है। एक उसका दोस्त होता है, उसका भी नाम नितिन होता है। ये जो मरा है वो नितिन सैनी होता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। मोहित को आखिरकार पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसे पूछा जाता है तो उसने कहा कि जी इस हत्याकांड से कम 6 महीने पहले हम दोनों के बीच में एक मामूली सा विवाद हो गया था और मैंने तभी से कसम खा ली थी कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। मारने के लिए उसने उसको गला घोंटा और उससे पहले उसको जिससे बर्फ तोड़ने वाला एक पेचकस होता है ना, उस पेचकस को लगातार उससे उसको गोदता चला गया और जब तक मारा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। वो कुछ दिन के बाद जमानत पर छूट जाता है, लेकिन उसको मारने के लिए मोहित को लगातार प्लानिंग चल रही थी और ये प्लानिंग तभी होती थी जब दीपावली का पर्व आता था। दीपावली से पहले या दीपावली के बीच में या दीपावली के बाद उसको इसी बीच में मारना था।
लेकिन शुरुआत में कुछ महीनों या कुछ साल तो वो जेल में रहता है। उसके जेल से निकलने का इंतजार किया जा रहा था कि उसको कब जमानत मिलेगी। इसी बीच में उसको जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है। ये तारीख थी 29 अक्टूबर 2024। ये जो दीपावली का पर्व था ये 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक था। इसी बीच में ये मोहित अपने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के साथ ही बाइक पर जा रहा था, और ये गोपालपुर से जो गोपालपुर जो चौक है वहाँ बाईपास से जब अपने घर की तरफ जा रहा है, तो इसी बीच में एक और बाइक इसका पीछा कर रही थी, और उस बाइक सवार ने लगातार एक के बाद एक कई गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मोहित पीछे बैठा हुआ है, उसके आगे जो गाड़ी चला रहा था वो समझ जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो मौका पाती अपनी बाइक को बहुत तेजी के साथ भगाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में गोली मोहित की कमर में यानी कि पीठ में लग जाती है, और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और ये जो गोली चलाने वाले थे, हमलावर थे, वो वहां से भाग जाते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता। इसी बीच में पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, और घायल मोहित होता है उसको उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहाँ उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इनका ये पता चल जाता है कि आखिरकार गोली चलाने वाले कौन थे। तो गोली चलाने वालों में नाम राहुल का निकल के आता है, और एक दो नाम और थे। आखिरकार उनसे पूछा जाता है तो वही नितिन सैनी की जो हत्या हुई थी उसका मामला था। लेकिन यहाँ राहुल ने कुछ हाथ वाथ जोड़े, उसने कहा कि जो गलती हो गई माफ कर दो। यहाँ पर में आपस में समझौता हो जाता है, और ये गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। जब आपस में दोनों पार्टियों को समझौता हो जाता है तो मोहित कहीं ना कहीं पूरा इत्मीनान था उसको कि जो उसकी पुरानी दुश्मनी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। परिवार वालों ने कुछ ऐसे ही कहा था कि जो कोर्ट तय करेगा वही सब कुछ होगा, हम अब बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन माफी तलाफी होने के बाद वो बिल्कुल पूरे इत्मीनान से था, सब कुछ था। लेकिन 24 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास वो अपने पिता के साथ कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था। इसी बीच में एक स्कॉर्पियो कार आती है, और उसमें से कार में से निकल के लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। यहाँ न केवल मोहित मारा जाता है बल्कि उसके पिता भी धर्मवीर मारे जाते हैं, और इस घटना की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। न केवल उसकी पत्नी विधवा हुई बल्कि उसकी माँ भी विधवा हो जाती है, और उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट बताई जाती है। ये दुश्मनी का सिलसिला यहीं पर खत्म हो चुका है। ये यहाँ से आगे की कहानी और भी शुरू होगी। ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन जब हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार नितिन सैनी की हत्या जो हुई थी वो मामूली सी बात क्या थी, ये जानने की, ये समझने की कोशिश की। वहाँ के जो इस इलाके के डीसीपी हैं उनसे भी, नरेंद्र सिंह से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। जो उस इलाके के लोग हैं जो खबर देख रहे हैं यानी कहानी सुन रहे हैं, यदि उन्हें पता है कि मामूली सी बात क्या थी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम भी ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो मामूली सी बात क्या थी जिसमें पहले नितिन का कत्ल होता है, फिर उसके मोहित का कत्ल होता है, उसके बाद उसके पिता का भी कत्ल हो जाता है। इनके 3 कत्ल हो जाते हैं। आगे ये दुश्मनी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। इसमें कई जिंदगियां बर्बाद जरूर हो चुकी हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि दुश्मनी का एंगल जिस तरह से बनाया गया था उसके बाद फिर ये हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। न जाने कहाँ जाकर थमेगा, कहाँ जाकर रुकेगा। और जो लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग जेल चले जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, और जो बाहर रहते हैं वो भी कोई कम परेशानी, कम दुख नहीं झेलते। जाते जाते ये तौफीक खान है, रामचंद्र गौतम, तनवीर अशरफ, अक्षय यादव, अकबर खान, चौधरी मुस्तकीम, आशुतोष कुमार, बलराज सिंह चौहान, ड्राइवर अलाउद्दीन खान, विपिन कुशवाहा, अजय शेखावत, रामपाल कुमार, शाकिर चंदेला, मोहम्मद जब्बार, सुल्तान अहमद, प्रमोद कुमार, फरमान राणा, डुग्गू कुमार, मीना साहू, आनंद बख्शी, सुशील कुमार, दिनेश कुमार, तेजाराम, रंजीत कुमार, चमन कुमार, प्रदीप कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।